नमस्ते और आपका स्वागत है। कभी सोचा है हमारी जेब में जो 100 या 500 का नोट पड़ा है उसकी असली कीमत क्या है? मेरा मतलब है वो तो बस कागज का एक टुकड़ा है। फिर हम कैसे मान लेते हैं कि इससे हमारा महीने भर का राशन आ जाएगा? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और कह सकते हैं दिलचस्प है। क्योंकि आज ये कागज का टुकड़ा है, लेकिन एक जमाना था जब रुपया सच में चांदी का एक टुकड़ा होता था। अच्छा। उसकी कीमत उस पे लिखे नंबर से नहीं बल्कि उसके वजन से तय होती थी। बिल्कुल। और इस चांदी के सिक्के से लेकर आज के डिजिटल नंबर तक का जो सफर है वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। और आज की हमारी ये जो पड़ताल है इसका आधार है एक कमाल का दस्तावेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टरेट थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये हमें सिखाता है कि कैसे किसी देश की मुद्रा नीतियां मतलब करेंसी पॉलिसी वो सीधे सीधे आम आदमी की रसोई पर, उसकी बचत और उसके भविष्य पर असर डालती हैं। हमारी आज की बातचीत का मकसद इसी क्यों और कैसे को समझना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस दुनिया से करते हैं जहां पैसा था ही नहीं। जरा सोचिए, व्यापार होता था चीज के बदले चीज से। बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में आसान है, पर असलियत में ये बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी जरूरतों का दोहरा संयोग। जरूरतों का दोहरा संयोग मतलब अगर आप एक किसान हैं और आपने गेहूं उगाया है और आपको मान लीजिए चप्पलें चाहिए, तो आपको सिर्फ एक मोची नहीं ढूंढना है, आपको एक ऐसा मोची ढूंढना होगा जिसे गेहूं की जरूरत हो। और क्या पता उस मोची को गेहूं नहीं चावल चाहिए हो, तो पहले मैं अपना गेहूं किसी चावल वाले को दूं, फिर उस चावल को लेकर मोची के पास जाऊं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल। इससे तो व्यापार करना लगभग नामुमकिन रहा होगा। बिल्कुल। और भी मुश्किलें थीं। मान लीजिए आपने वो मोची ढूंढ भी लिया, तो ये कैसे तय होगा कि एक बोरी गेहूं के बदले कितनी जोड़ी चप्पलें मिलनी चाहिए? हाँ, कोई स्टैंडर्ड रेट तो था नहीं, सारा खेल मोल भाव का था, जिसमें अक्सर किसी एक का नुकसान होता था। फिर एक और समस्या थी चीजों को बांटने की। अगर आपके पास एक गाय है और आपको सिर्फ 1 किलो अनाज चाहिए, तो आप गाय का एक टुकड़ा काट कर तो नहीं दे सकते। सही बात है। और आप भविष्य के लिए बचत कैसे करेंगे? अनाज जमा करेंगे तो उसमें घुन लग जाएगा, जानवर वो बीमार पड़ सकते हैं या मर सकते हैं। तो साफ है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कॉमन मीडियम की जरूरत थी। कोई ऐसी चीज जिसे हर कोई स्वीकार करे और जिसकी अपनी एक कीमत हो। और इतिहास में वो चीज बनी कीमती धातुएं, है ना? एकदम सही। सोना और चांदी भारत में तो सदियों तक, मतलब मुगलों से लेकर अंग्रेजों के शुरुआती दौर तक, चांदी के सिक्के ही अर्थव्यवस्था की जान थे। रुपया असल में चांदी के एक सिक्के का नाम था, जिसका एक तय वजन होता था। उसकी कीमत उसमें लगी चांदी से थी। इसे सिल्वर स्टैंडर्ड कहते हैं। इससे लोगों को अपनी मुद्रा पर एक भरोसा था। आपकी जेब में जो सिक्का है वो सिर्फ सरकार का वादा नहीं है, वो खुद में एक कीमती चीज है। हाँ, आप उसे पिघला भी दे तो भी उसकी चांदी की कीमत बनी रहेगी। लेकिन फिर कहानी में अंग्रेज आते हैं और यहाँ से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, 19वीं सदी के अंत तक दुनिया बदल रही थी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, खासकर ब्रिटेन, वो सिल्वर स्टैंडर्ड को छोड़कर गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण मान अपना रही थी। अच्छा। वजह ये थी कि सोने को चांदी के मुकाबले ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद माना जाता था। उसकी सप्लाई सीमित थी। तो ब्रिटेन गोल्ड पर था और उसकी कॉलोनी यानी भारत चांदी पर। इसमें क्या समस्या थी? देखिए, समस्या तब खड़ी हुई जब अमेरिका और मेक्सिको में चांदी की नई नई खदानें मिल गईं। अचानक बाजार में चांदी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत गिरती है। अच्छा। तो क्योंकि भारतीय रुपया चांदी से बना था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत गिरने से रुपए की कीमत भी गिरने लगी। बिल्कुल। ब्रिटिश पाउंड जो सोने पर आधारित था, उसके मुकाबले रुपया तेजी से कमजोर होने लगा और इसका भारत पर बहुत विनाशकारी असर पड़ना शुरू हो गया। अच्छा, तो रुपए की कीमत गिर रही थी, आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या था? क्या बाजार में चीजें महंगी हो रही थीं या इसका असर सिर्फ सरकार और बड़े व्यापारियों पर पड़ रहा था? दोनों पर पड़ रहा था। पहला असर सरकार पर देखिए। भारत सरकार को हर साल ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी, जिसे होम चार्जेस कहते थे। होम चार्जेस? ये दरअसल यहाँ के ब्रिटिश प्रशासन का खर्चा
रिटायर्ड अफसरों की पेंशन और कर्ज का ब्याज होता था। हम्म। और ये पेमेंट पाउंड में करना होता था। ओ, तो अगर रुपया कमजोर हो गया तो उतने ही पाउंड चुकाने के लिए भारत के खजाने से अब कहीं ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे। मतलब देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था एकदम। और आम आदमी पर भी असर था। ब्रिटेन से जो भी सामान आता था, जैसे मशीनरी, कपड़ा, वो सब अब भारत में महंगा हो गया। लेकिन इस संकट ने देश के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ दी। कैसी बहस? दो गुट बन गए। एक तरफ थे ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारी। हाँ। वो चाहते थे कि भारत भी सिल्वर छोड़कर गोल्ड स्टैंडर्ड अपना ले, ताकि रुपए और पाउंड के बीच एक फिक्स रेट तय हो जाए और उनका व्यापार सुरक्षित हो जाए। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे ज्यादातर भारतीय व्यापारी और राष्ट्रवादी नेता। उनका तर्क बड़ा दिलचस्प था। वो कह रहे थे कि कमजोर रुपए को ऐसे ही रहने दो। लेकिन क्यों? कमजोर रुपए से तो नुकसान हो रहा था। हाँ, लेकिन एक तबके को फायदा भी हो रहा था। कमजोर रुपए का मतलब था कि भारत का सामान जैसे कपास, मसाले, चाय, वो विदेशों में सस्ता हो गया। अच्छा। इससे भारत का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ गया। किसानों और कारीगरों का माल ज्यादा बिकने लगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही थी। अरे वाह, तो ये तो बड़ा पेचीदा मामला था। एक तरफ सरकार का खजाना खाली हो रहा था और इंपोर्ट महंगा हो रहा था, दूसरी तरफ किसानों और एक्सपोर्टरों को फायदा हो रहा था। हाँ, उनका तर्क अपनी जगह सही था, लेकिन वो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी थीसिस में इसी बहस का विश्लेषण किया। असल सवाल ये नहीं था कि गोल्ड अच्छा है या सिल्वर। तो फिर क्या था? असल सवाल ये था कि मुद्रा नीति किसके हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, लंदन में बैठे व्यापारियों के या भारत के आम लोगों के। तो अंग्रेज फंस गए। सीधा गोल्ड स्टैंडर्ड ला नहीं सकते क्योंकि भारत जैसे गरीब देश के लिए ये बहुत महंगा पड़ता और शायद लोग विद्रोह कर देते। बिल्कुल। और सिल्वर स्टैंडर्ड रख नहीं सकते क्योंकि उससे सरकार का दिवाला निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जो सुनने में तो बहुत शानदार लगता था, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। पर असली में ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ये क्या चीज थी? देखिए, ये नाम ही एक धोखा था। असली गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप अपनी करेंसी को लेकर बैंक जाएं और उसके बदले सीधे सोना ले सकें। ठीक है। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में एक शर्त थी। आप भारतीय रुपए को सीधे सोने में नहीं बदल सकते थे। तो फिर कैसे बदलते? पहले आपको अपने रुपए को एक तय रेट पर ब्रिटिश पाउंड में बदलना होता। फिर आप उस पाउंड को लेकर लंदन जाते और वहां जाकर सोना खरीद सकते थे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कल को लंदन में पाउंड की कीमत गिरती, किसी भी वजह से, मान लीजिए ब्रिटेन का किसी देश से झगड़ा हो गया, तो भारत में बैठे बैठे हमारे रुपए की कीमत भी गिर जाती, भले ही हमारी अपनी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही हो। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। हमारी आर्थिक तकदीर की डोर लंदन के हाथ में चली गई थी। इसे ही आर्थिक गुलामी कहते हैं। हम राजनीतिक रूप से तो गुलाम थे ही, अब हमारी मुद्रा भी पाउंड की गुलाम बन गई थी। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। और धोखा इससे भी बड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सिस्टम के सबसे बड़े खतरे को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कागजी नोट छापने की असीमित शक्ति दे दी। क्योंकि अब उन्हें भारत में सोना रखने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस लंदन में कुछ पाउंड का रिजर्व रखना होता था, जिसके बदले वो यहाँ मनचाहे नोट छाप सकते थे। और मुझे अंदाजा है कि उन्होंने ठीक यही किया होगा, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध नोट छापे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो ये काम और भी तेजी से हुआ। सरकार को युद्ध के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने बस और नोट छाप दिए। नतीजा? महंगाई, भयानक महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। चीजों के दाम आसमान छूने लगे होंगे। इसे ऐसे समझिए, ये महंगाई एक अदृश्य चोर की तरह थी जो हर भारतीय की जेब पर डाका डाल रही थी। आपकी मेहनत की कमाई की कीमत हर दिन कम हो रही थी। तो इसका एक आम किसान या एक स्कूल टीचर पर क्या असर पड़ रहा होगा? किसान की लागत बढ़ गई, बीज, खाद, लगान सब महंगा हो गया, लेकिन उसकी उपज का दाम उस तेजी से नहीं बढ़ा। वो बेचारा कर्ज के जाल में और फंसता चला गया। और जो लोग फिक्स्ड सैलरी पर थे, जैसे क्लर्क या टीचर, उनकी तो कमर ही टूट गई। महीने की तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। ये तो वाकई एक तरह की लूट ही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में इसे संगठित लूट कहा। उनके शब्द बहुत सख्त थे।
उन्होंने तर्क दिया कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी नीति थी जिससे भारतीयों की बचत को धीरे धीरे खत्म किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है। मतलब आपने जो पैसा भविष्य के लिए बचाया था, महंगाई उसकी कीमत हर दिन कम कर रही थी। हाँ, और यही डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया था, है ना? हाँ, ये मुद्दा। बिल्कुल। उन्होंने कहा असली मुद्दा ये है कि आपके गांव के बाजार में आटे और दाल का भाव क्या है। एक अच्छी मुद्रा प्रणाली वो नहीं है जो सिर्फ विदेशी विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट को स्थिर रखे, बल्कि वो है जो देश के अंदर चीजों की कीमतों को स्थिर रखे। वाह, मतलब उन्होंने बहस को अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस से हटाकर आम आदमी की रसोई तक ला दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो फिर इस गंभीर समस्या का समाधान क्या था? जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर ने गोल्ड स्टैंडर्ड और इस धोखेबाज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड दोनों को ही खारिज कर दिया होगा। हाँ, उन्होंने दोनों को खारिज किया और उन्होंने जो समाधान सुझाया वो आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक फॉलो करते हैं। उन्होंने 2 क्रांतिकारी सुझाव दिए। पहला, नोट छापने का काम सरकार के हाथ से ले लो। सरकार से ले लो? तो फिर ये काम कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये काम एक स्वतंत्र संस्था को दिया जाना चाहिए जिसका सरकार पर कोई नियंत्रण न हो। एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में सोचे, जिसे हम आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। कमाल है। और दूसरा सुझाव क्या था? दूसरा सुझाव और भी सख्त था। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्र संस्था को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसे कड़े कानून के तहत काम करना होगा जो ये तय करे कि वो एक सीमा से ज्यादा नोट नहीं छाप सकती। अच्छा। मुद्रा की सप्लाई को देश के उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए, न कि सरकार के खर्चों और बजट के घाटे से। मतलब सरकार अपनी मनमर्जी से जब चाहे तब नोट छापकर अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकती। ये तो सीधे सीधे सरकार की वित्तीय ताकत पर लगाम कसने वाली बात थी। यही उनका लक्ष्य था। उनका मानना था कि एक स्थिर मुद्रा ही एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की नींव होती है। जब सरकारें अपनी मनमर्जी से नोट छापती हैं तो उसकी सबसे बड़ी कीमत देश के गरीब और मध्यम वर्ग को चुकानी पड़ती है, महंगाई के रूप में। तो क्या उनके इन विचारों को सुना गया? क्योंकि ये विचार तो उस समय की ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत असुविधाजनक रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये विचार इतने दमदार और तर्क पर आधारित थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका। 1926 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मुद्रा और वित्त प्रणाली की जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस कमीशन के सामने अपनी बात रखी होगी। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च और अपनी किताब की एक प्रति कमीशन के सदस्यों को दी। कहा जाता है कि कमीशन के सदस्य उनके विश्लेषण की गहराई और उसकी स्पष्टता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इस कमीशन का नतीजा क्या निकला? कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसकी सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि भारत में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और इस बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये सिफारिश सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थी। ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं। उनकी थीसिस ने इस कमीशन के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार किया। आखिरकार लंबी बहस और प्रक्रियाओं के बाद 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया। ये डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धिक परिश्रम और उनकी दूरदर्शिता की एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित किया कि एक स्थिर मुद्रा सिर्फ कोई आर्थिक मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय का सवाल है। बिल्कुल, जब मुद्रा अस्थिर होती है और महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान समाज के सबसे कमजोर वर्ग का होता है। उनकी छोटी छोटी बचत की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए एक स्थिर करेंसी देश की नींव को मजबूत करती है। और उनकी रिसर्च हमें ये भी दिखाती है कि आर्थिक नीतियां कितनी गहराई तक आम लोगों के जीवन को छू सकती हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े नंबरों का खेल नहीं है। और ये ऐतिहासिक यात्रा हमें आज के लिए भी कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। पहला तो ये कि महंगाई के खतरे को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारी आर्थिक सेहत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमें अपनी बचत को ऐसी जगह निवेश करना सीखना होगा जहां वो कम से कम महंगाई को मात दे सके। और दूसरा सबक शायद ये है कि किसी भी देश के लिए उसकी आर्थिक संप्रभुता उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता।
गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ने हमें दिखाया कि जब आपकी मुद्रा किसी और देश की मुद्रा की गुलाम बन जाती है तो क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सबक है आर्थिक रूप से साक्षर बनना। ये समझना कि ब्याज दरें क्यों घटती बढ़ती हैं, सरकार की नीतियां हमारी जेब पर क्या असर डालती हैं, सही बात। और दुनिया में हो रही घटनाएं हमारे निवेश को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये जानना आज के जमाने में उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। तो अगली बार जब आप अपनी जेब में रखे नोट को देखें या कोई डिजिटल पेमेंट करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर एक नंबर नहीं है। ये एक राष्ट्र के संघर्ष, उसकी आज़ादी की लड़ाई और डॉक्टर अंबेडकर जैसे दूरदर्शी विचारक के बौद्धिक श्रम का प्रतीक है। ये करोड़ों लोगों के भरोसे का प्रतीक है। लेकिन एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। आज के डिजिटल युग में जहां क्रिप्टो करेंसी जैसी नई चीजें आ रही हैं, क्या पैसे का मतलब एक बार फिर बदल रहा है? और अगर हां, तो क्या हम इतिहास से सीखे हुए सबक भूलने का खतरा उठा रहे हैं?